दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। देखो क्या कह रहे, अब तक हम लोग क्या सुने थे, श्रीकंठ और बेनी माधव सिंह एक दूसरे में बातचीत करने लगे थे। अभी क्या कर रहे, दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे। ठाकुर साहब तो लड़के का क्रोध जो है बेटे का वो शांत होना चाहिए करके सोच रहे थे, लेकिन यह मानने को स्वीकार नहीं थे कि उनका बेटा लाल बिहारी जो है वो कोई अनुचित काम किया है, मतलब अच्छा काम नहीं बुरा काम किया है, ऐसा मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच में क्या है, गांव के कुछ सज्जन लोग हुक्का चिलम पीने के बहाने वहां पर आ बैठे और कुछ स्त्रियों को जब यह मालूम हुआ कि श्रीकंठ अपने पत्नी के कारण से अपने पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन लोगों को भी बहुत ही खुशी हुई। दोनों पक्षों में जो बातचीत होने वाली है, मधुर वाणी करके बोल रहे, मतलब जो सुनने को अच्छा लगता है, ऐसी जो बातें होने लगने वाली है, उनको सुनने के लिए ये स्त्रियों की आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। देखो गांव में क्या है, कुछ ऐसे भी कुटिल मनुष्य, मतलब नेगेटिव थॉट्स रखने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे मनुष्य भी थे जो इस घर की नीतिपूर्ण व्यवहार जो है उससे मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे कि श्रीकंठ जो है वो अपने बाप से डरता है, इसलिए वो डरपोक, दब्बू पर करके बोल रहे, दब्बू मतलब डरपोक, डरने वाला है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। देखो क्या कह रहे, वो तो पढ़ा लिखा है, विद्या पढ़ा है, इसलिए वो क्या है, वो किताबों का कीड़ा है करके बोल रहे हैं। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता, यह उनकी मूर्खता है। इस महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गए। तो देखो क्या कह रहे, बेनी माधव सिंह जो है वो तो मूर्ख है, वो हमेशा अपने बेटे से सलाह लेता है। तो ये सब जो बातें लोग कहते थे, इन सभी लोगों की आज कामनाएं जो थी वो पूरा होने वाली थी। इसलिए क्या है, कुछ लोग हुक्का पीने के बहाने में, तो कुछ लोग क्या है, रसीद का टैक्स भरा हुआ रिसिप्ट जो होता है उसको दिखाने के लिए। देखो वहां पर क्या कह रहे, लगान का रसीद करके बोल रहे, लगान मतलब टैक्स पेड रिसिप्ट जो होता है उसको दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को थाड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। देखो बेनी माधव सिंह क्या है, पुराने जमाने का आदमी है, ये लोगों की जो भावनाएं है उसे वे जान गए। उन्होंने मन में ही निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए, इन लोगों को ताली बजाने का अवसर नहीं देंगे, मतलब इन लोगों को हंसने का मौका नहीं देंगे। तो वे क्या है, सॉफ्ट वर्ड्स में, कोमल शब्दों में अपने बेटे से कहे, बेटा अब तुम तो बाहर के नहीं हो, तुम्हें जो जी में आए वैसे कर लो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है करके बोले। इलाहाबाद का अनुभव रहित जलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर, बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। देखो इलाहाबाद इज ए प्लेस, इलाहाबाद का एक अनुभव ना रहने वाला एक यंग ग्रेजुएट इस बात को समझ ना सका। उसे तो क्या है, डिबेटिंग क्लब,
जहाँ पर बैठकर डिबेट करते हैं। ऐसे क्लब में अपने बात पर अड़े रहने की आदत थी, लेकिन बाप की ये हाथ बांधने वाली, हथकंडे करके बोल रहे, मतलब हाथ बांधने वाली जो बातें हैं वो समझ में नहीं आई। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो तो उसके समझ में नहीं आया। बोला लाल बिहारी के साथ तो अब मैं इस घर में नहीं रह सकता करके बोलाओ। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उसे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। देखो बेनी माधव क्या कह रहे, बेटा अरे बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बड़े हो तुम समझ लो, वो तो ना समझ है, बेसमझ आदमी है, उससे जो कुछ भूली हुई है उसे तुम बड़े होकर माफ कर दो करके बोले। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना बार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चले जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। देखो श्रीकंठ क्या कर रहा है, उसकी ये जो दुष्टता है इसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता, या तो वो इस घर में रहेगा या नहीं तो मैं इस घर में रहूंगा। अगर आपको वो पसंद है तो आप उसे यहाँ पर रख लीजिए, मैं अपना बार अलग बना लूंगा, और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कह दीजिए कि तुरंत वो घर से चला जाए, ये मेरा अंतिम निर्णय है करके बोलाओ। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौपट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान ना करता था। श्रीकंठ का भी इस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे कुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुग्धर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डायोडे जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। देखो लाल बिहारी सिंह जो है वो तो दरवाजे का चौकट जो रहता है, फ्रेम जो रहता है, उसके पीछे खड़ा होकर चुपचाप अपने बड़े भाई की बातें जो है उसे सुन रहा था। वो उसको श्रीकांत सिंह को बहुत ही रेस्पेक्ट देता था। उसे कभी भी साहस नहीं हुआ था कि श्रीकांत के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वो इतना रेस्पेक्ट नहीं देता था। श्रीकांत का भी उससे बहुत ही हार्दिक स्नेह था। अपने होश में वो फॉर द फन से, देखो वहां पर क्या कह रहे, फॉर द फन से भी वो कभी उसे मारा नहीं था, कुड़का तक ना था करके बोले। कुड़का मतलब जो फन के मारे सर पे जो मारते वैसे भी वो नहीं मारा था। जब भी वो इलाहाबाद से आता था इसके लिए कुछ ना कुछ ले आता था। मुग्धर की जोड़ी भी उसने ही बनवा दिया था। पिछले साल जब नागपंचमी के समय में अपने से भी डबल वजन वाले आदमी को लाल बिहारी ने दंगल में हरा दिया था, तब वहीं पर अंदर जाके उसे गले लगा लिया था और 5 रुपये बांटा था करके बोल रहे हैं। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। तो ऐसे प्रेम से रहने वाले भाई जो है उसकी मुंह से ऐसा ये हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बहुत ही दुख हुआ। वह फुट फुट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। देखो क्या कह रहा है, वो फुट फुट कर रोने लगा था। उसे भी डाउट हो गया था और मन में पछतावा होने लगा था। भाई के आने से एक दिन पहले से ही उसका हार्ट बीट
बढ़ चुका था। सोच रहा था कि भाई के सामने कैसे जाऊंगा, उससे कैसे बोलूंगा, उसके आंखों से आंखें कैसे मिलाऊंगा। मैं वो तो समझा था कि भाई मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाए। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। देखो, ये जो उसकी आशा थी उसकी डेड अगेंस्ट के जैसे आज भैया जो निर्दयता का मूर्ति बना हुआ है, उसे देखकर वह अचरज में पड़ गया था। वो तो मूर्ख था, परंतु उसका मन कह रहा था कि उसका भाई जो है वो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सह ना गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में ना रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। देखो क्या है, यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें डांट देते या 2-4 तमाचे भी मार देते तो वो इतना दुखी नहीं होता था। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता, यह लाल बिहारी को सह ना गया। वह रोते हुए घर के अंदर गया, कोठरी में जाकर कपड़े पहन ली, आंखें पोंछ ली, ताकि किसी को पता न चले कि वो रो रहा था। और बाहर आकर आनंदी के कमरे के द्वार पर खड़े होकर बोलने लगा, भाभी, भैया डिसाइड कर लिए है कि अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते इस घर में, और मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ भी अपराध हो गया उसके लिए माफ करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला